टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन, असेसमेंट ईयर 25-26, फाइनेंशियल ईयर 24-25। हुआ क्या कि पिछले साल फाइनेंस बिल जो है 2 बार आया, ठीक है, एक इलेक्शन के पहले आया, एक इलेक्शन के बाद आया, और उसके कारण काफी कंफ्यूजन है मार्केट में कि कैपिटल एसेट पे किस किस रेट पे टैक्स लगेगा। मेनली हम लोग जो आज जानेंगे वो जानेंगे STCG मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ठीक है। तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम यहाँ पे ज़्यादातर बात एज अ पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल को लेके ही चलेंगे कि इंडिविजुअल के लिए जो जनरली शेयर में ट्रेड करते हैं या फिर लैंड बिल्डिंग बेचा हो उन्होंने पिछले साल, तो उन पर क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। अगर हम बात करें कैपिटल एसेट 111 या 112A में कौन कौन कवर है, तो उसमें 3 है। एक तो इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी, ठीक है, जिसमें बेसिकली बहुत सारे इंडिविजुअल डील करते हैं, ठीक है, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। दूसरा है यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये कुछ नहीं है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है बेसिकली, म्यूचुअल फंड जहां इक्विटी का शेयर ज्यादा हो। तीसरा है यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इसको हम लोग ना ही जाने तो ठीक है क्योंकि मैक्सिमम इंडिविजुअल इसमें डील नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो टैक्स रेट है 111A के अंदर वो इस तरह से है। अगर आपने अपना शेयर मैंने अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोला आपने और आपने अगर अपना शेयर ट्रांसफर किया है 23 जुलाई के पहले, तो सरकार कहती है 15% टैक्स लेंगे गेन पर। लेकिन अगर 23 जुलाई के बाद किया आपने ट्रांसफर या 23 जुलाई को किया है ट्रांसफर अपना आपने शेयर, तो रेट होगा 20%। अब जो मैक्सिमम इंडिविजुअल है उनके केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही रहता है, लॉन्ग टर्म बहुत रेयर होता है। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कब होगा बात आता है तो जो अभी हमने 3 एसेट देखा उसके केस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है 12 महीना का पीरियड। अगर आपने 12 महीने तक होल्ड रखा इक्विटी शेयर को, म्यूचुअल फंड को जो इक्विटी ओरिएंटेड है, तो उस केस में माना जाएगा कि वो शॉर्ट टर्म है। अगर 12 महीने ज़्यादा होल्ड कर 12 महीने के बाद बेचा आपने तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल टर्म में क्या है, अगर 12 महीने के अंदर बेच दिया खरीदने के बाद तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। अब आते हैं टैक्स रेट जब वो लॉन्ग टर्म होगा, मैंने आपने 12 महीने के बाद बेचा, तो उस केस में सरकार ने फिर कहा अगर 23 जुलाई के पहले बेचा तो 10%, 23 जुलाई के बाद बेचा तो 12.5%, ठीक है। अब लिमिट क्या बढ़ाया गया, तो लिमिट बढ़ाया गया, पहले ये 1 लाख तक था एग्जम्प्ट, अब क्या है 1,25,000 तक एग्जम्प्ट है दोनों को मिला के, ठीक है। ये नहीं कि आप बोलेगा 10% में 1,25,000 और 12.5% में 1,25,000, नहीं नहीं, पूरे साल का 1,25,000 एग्जम्प्ट है आपका। लेकिन 23 जुलाई के पहले का गेन है तो 10%, 23 जुलाई के बाद का गेन है 12.5%, इंडेक्सेशन आपको मिलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा बचता है क्या, LTCG अंडर सेक्शन 112। यहाँ पे क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के, क्योंकि वो एग्जाम्पशन में कवर है। क्यों कवर है, ये कैपिटल एसेट के डिफिनेशन में वो आता नहीं है, ठीक है। लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट के डिफिनेशन में कवर है। साथ ही साथ बिल्डिंग, यहाँ पे होल्डिंग पीरियड क्या है 24 मंथ। अगर आपने 24 महीने तक लैंड को एक्वायर करने के बाद रखा, बिल्डिंग को एक्वायर करने के बाद रखा और उसके बाद बेचा, तब तो ये एप्लीकेबल होगा, अन्यथा क्या होगा, नॉर्मल टैक्स रेट, ठीक है। तो कब एप्लीकेबल होगा 112, अगर आपने लैंड और बिल्डिंग 24 महीने के बाद बेचा एक्विजिशन के तो, या कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन के बाद 24 महीने के बाद बेचा तो, ठीक है। अगर आप 24 महीने के बाद बेचते हैं तो उस केस में कहा गया अगर आप 23 जुलाई के पहले बेचा आपने तो 20%, यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बढ़ सकता है, उसको एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोग जब जाइएगा अपने प्रोफेशनल के पास तो उन लोगों को मालूम होता है, तो वो भी आप जानिए नहीं, या आप प्रोफेशनल हैं तो आपको तो पता ही होगा, या फिर आप अकाउंटेंट हैं या स्टाफ है कहीं भी तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट बहुत अच्छा बेनिफिट था, ये अवेलेबल है। अगर आपने अपना घर, जमीन, जायदाद जो भी था वो कब बेचा, 23 जुलाई के पहले बेचा, लेकिन अगर 23 जुलाई या उसके बाद बेचा तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, हाँ, पर टैक्स रेट कम है 12.5%, मोर और लेस नुकसान है आपका, फायदा नहीं है, ठीक है। तो 2 फाइनेंस बिल आया है, एक इलेक्शन के पहले, दूसरा इलेक्शन के बाद, ठीक है। दोनों के आने के बाद ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। इस बार भी फाइनेंस बिल आया है, अभी भी मैं फिर कहता हूँ
जब तक इनकम टैक्स बिल 2025 इनएक्टेड ना हो जाए, मतलब कि एप्लीकेबल ना हो जाए, तब तक कुछ उम्मीद ना रखिए, ठीक है। पहले उसे पढ़िए, सही से जानिए, तो देखिए आपको फ़ायदा या नुकसान है। जैसे कि इन सारे केसेस में आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर इसी केस में देखें 112 के अंदर, ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट 20%, बढ़िया था। मैं अपने कॉस्ट को इंडेक्स कर सकता था, मेरा कॉस्ट बढ़ जाता था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्सेशन नहीं 12.5%, ये वही चीज़ है कि 100 रुपया पे 20%, अब 500 पे 12.5%। आया समझ में? क्या अच्छा है, 100 पर 20% या 500 पर 12.5%? तो ये आपके साथ किया गया है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप इसमें आइएगा तो यहाँ तो आपका रेट ही बढ़ा दिया गया, 12.5% कर दिया गया। शॉर्ट टर्म में आइएगा तो यहाँ भी रेट इंक्रीज कर दिया गया, 20% कर दिया गया। तो मोर और लेस जो इन्वेस्टर है उनका जान लिया गया है। इस साल तो जान जाएगा आपका, अगले साल का नहीं पता, ठीक है। क्योंकि अभी जो फाइनेंस बिल आया है वो इस साल तो अप्लीकेबल है नहीं, अगले साल से अप्लीकेबल होगा, ठीक है। एप्लीकेबल इसी साल से है, उसका यूज आपको अगले साल आएगा। समझिए फाइनेंस बिल और इसके क्या होता है। जैसे फाइनेंस बिल आता है, ठीक है, तो वो बताता है कि इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इस तरह से टैक्स का कलेक्शन होगा, टैक्स का रिडक्शन होगा, इस रेट पे टैक्स लगेंगे। पर रिटर्न कब फाइल होता है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। तो फाइनेंस बिल तो अभी आता है, ठीक है, एप्लीकेबल इस सालों के लिए है। किसके लिए? अपना आने वाला 25-26। पर जब रिटर्न फाइलिंग कब होगा उसका? 26-27, ठीक है। तो ये कौन सा बिल था? ये था फाइनेंस बिल 2024। ये आया था 24-25 के लिए। तो जो आपने अब तक कमाई की है फरवरी तक और मार्च तक जो करेंगे, उसका जो रिटर्न जाएगा वो इस हिसाब से जाएगा, इसके आधार पे जाएगा, ना कि नए वाले फाइनेंस बिल के हिसाब से, ठीक है। नए वाले फाइनेंस बिल में भी सिर्फ 12 लाख का आपको कहा गया है, जो कि कहा गया है सैलरीड के लिए बेसिकली, ठीक है। कैपिटल गेन पे उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, कैपिटल गेन उसको कवर नहीं करेगा, क्योंकि रिबेट अंडर सेक्शन 87A कैपिटल गेन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कभी आप लोग को, चलिए एक चीज दिखाता हूँ, कभी जानना हो कुछ तो जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा 87 नहीं है, ठीक है। आते हैं हम लोग, ये देखिए, अब कभी गूगल पे जाइए, इनकम टैक्स एक्ट लिखिए, ठीक है, ये पेज खुलेगा। इस पे आप चाहें तो कोई भी सेक्शन लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 87 है, जिसमें 12 लाख का रिबेट आप समझते हैं, ठीक है। 87 है आ गया, इसको आप खोलिएगा, वो 87 है दिखाएगा रिबेट क्या होता है। जैसे अभी तो हमारा वो 12 लाख वाला एप्लीकेबल होगा अगले साल, तो यहाँ पे तो खैर तो सही रहेगा, ठीक है। अब वही चीज अगर कैपिटल गेन का देखें हम, जैसे आपने कहा 112 या 112 है, तो ये रहा आपका 112 है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब इस पर आइएगा, वेट फॉर अ सेकेंड, देखिए इस लाइन को पढ़िए, शायद आप इंटरप्रेट ना कर पाए, मैं इंटरप्रेट कर देता हूं आपको। Where the total income of an SSE include any long term capital gain referred to in subsection 1, मतलब 112A का वो एसेट जो बेचा है उस पर कैपिटल गेन होता है। जो रिवेट है 87A का, द रिवेट अंडर सेक्शन 87A शैल बी अलाउड फ्रॉम द इनकम टैक्स, जो आपका लायबिलिटी है, ठीक है, और टोटल इनकम एज रिड्यूस बाय टैक्स पेबल ऑन सच कैपिटल गेन, मतलब इस पर आपको रिवेट नहीं मिलेगा। तो जो 12 लाख का लिमिट आप देख रहे हैं वो सिर्फ सैलरी के लिए है। अगर आपका सैलरी 12 लाख है, बहुत खुश रहिए, लेकिन अगर आप कैपिटल गेन कमा रहे हैं तो आप खुश मत होइए, आपके लिए 12 लाख का वो लिमिट नहीं है। आया समझ में? वैसे ही 111 चेक कर सकते हैं आप, वैसे ही 112 चेक कर सकते हैं आप। तो ये जो 87A का रिवेट है, ये सिर्फ सैलरी के लिए है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए है, अगर आप रेंट कमाते हैं तो, ठीक है, इंटरेस्ट कमाते हैं तो, मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कैपिटल गेन कमाते हैं, कोई रिवेट नहीं है 87A में, आपको कोई 12 लाख का छूट नहीं है, ठीक है। अब सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी ना, खैर कोई बात नहीं। सरकार का खैर कदम अच्छा था, बहुत जरूरी भी था, मैं ये नहीं कहूँगा कदम अच्छा नहीं था, अच्छा था, पर थोड़ा लेट आया, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल गेन कमाते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए 87A का रिवेट नहीं है, जाके किसी सीए का दिमाग मत खाइएगा, ओके। चलिए तो